इस वक्त की बड़ी खबर ओडिशा के मलकानगिरी में भारी तनाव है। एक आदिवासी महिला का शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और उन्होंने 150 घरों में आग लगा दी। ये वारदात मलकानगिरी जिले के राखलगुड़ा में हुई है। पुलिस ने फिलहाल इलाके में धारा 163 लागू कर दी है। अब 24 घंटे के लिए पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। हालात को काबू में करने के लिए भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। इलाके में पुलिस के साथ साथ बीएसएफ के जवानों को भी उतारा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील यह मामला है। यह भीड़ कल उस वक्त आक्रोशित हुई जब 51 साल की एक आदिवासी महिला का सिर कटा हुआ शव बरामद हुआ था। महिला का शव नदी के किनारे बरामद हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा और उनके आदिवासी समुदाय का गुस्सा भड़क उठा। दो गांव के लोग आपस में भिड़ गए और जानकारी के मुताबिक महिला रखेलगुड़ा गांव की रहने वाली थी और उसका शव नदी में संदिग्ध परिस्थितियों में तैरता हुआ मिला है। सिर कटा होने के कारण मामला और भी रहस्यमय हो गया है। शव मिलने के बाद दो गांव के लोग इस घटना को लेकर आमने सामने आ गए हैं और महिला की मौत को लेकर तरह तरह के आरोप लगने लगे हैं, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। कुछ लोगों पर MV26 गांव में तोड़फोड़ करने के बारे में भी और कोशिश करने के भी आरोप लगे हैं। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते एक्शन लिया, जिससे यह बड़ा नुकसान होने से बच गया। तनाव को बढ़ता देख पुलिस बलों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। हथियारों के अलावा तमाम दूसरी चीजें इसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो आदिवासी ये सड़कों पर उतरे थे और फिलहाल पूरा इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। और अधिकारियों के अनुसार फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और स्थिति को शांत बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि महिला का सिर अभी तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच में अब जुट चुकी है। और हमारे साथ शुभम कुमार जुड़ गए हैं। शुभम, आपके पास ताजा जानकारी क्या है? क्या हालात हैं अब इस वक्त? जी देखिए, मैं तो इस वक्त जिस तरह के हालात हैं वहां पर इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। आज शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। हिंसा के कारणों को तलाशा जा रहा है। इसके साथ साथ हिंसा करने वालों की पहचान भी की जा रही है और आशंका यह है कि अगर हिंसा बढ़ेगी तो इंटरनेट सेवा को आगे और बंद कर दिया जाएगा और धारा 163 अभी वहां पर लागू है, जबकि महिला का सर अभी भी खोजा जा रहा है। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शरीर को कब्जे में लिया, क्योंकि गांव वालों ने ये मांग रखी थी कि जब तक महिला का सर कटा मतलब जो सर था वो नहीं मिलेगा तब तक पोस्टमार्टम के लिए शरीर को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी वजह से जो है वो क्लैशेस दिखने को मिले और जो शिकायत दर्ज कराई गई महिला के घर परिजनों के तरफ से, उसमें यह कहा गया था कि लैंड डिस्प्यूट की वजह से, जमीनी विवाद की वजह से ये हत्या की जा सकती है। इसीलिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और जब हिंसा भड़की तो लगभग 150 घर वहां पर जला दिए गए। हिंसा इतनी ज्यादा थी कि वहां पर बच्चे, बूढ़े, सारे लोग डर। बिल्कुल शुभम, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे ये जाहिर होता है कि कितना ये आक्रोशित लोगों के अंदर है और कितना गुस्सा लोगों के अंदर है कि एक बड़ी भीड़ आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा गांव हथियारों के साथ पहुंचा हुआ है और उनका यह मानना है कि दो जो गांव है उनके बीच में विवाद हुआ है और इसी वजह से दोनों गांव आमने सामने आ गए और जमीन विवाद को लेकर फिलहाल बताया जा रहा है कि यह हत्या की जा सकती है। खबर यूपी के मिर्जापुर से, जहां धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर हिंदू युवती पर ब्लेड हमला करने वाले सैफ की तलाश तेज हो गई है। पुलिस घर घर छापेमारी कर रही है। वहीं मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो पुलिस की कार्रवाई से लोगों में गुस्सा है। देर रात हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आपको बता दें कि बीते 5 दिसंबर को कटरा कोतवाली में हिंदू युवती के धर्म परिवर्तन से इनकार करने के बाद मुस्लिम युवक ने उसका ब्लेड से गला रेत डाला और फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी तक की जा रही है। सड़क पर उतरे इन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गद्दारों को गोली मारने और हिंदुओं का खून खौलने तक के नारे लगाए जा रहे हैं। और इसकी वजह है ये शख्स। इसका नाम है अब्दुल्ला उर्फ सैफ।
जिसकी तलाश पुलिस कई घंटों से कर रही है। ये शख्स यूपी के मिर्जापुर में लव जिहाद का आरोपी है। अब्दुल उर्फ सैफ एक युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था और जब हिंदू युवती ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो इसने घर में घुसकर ब्लेड से उसका गला रेत डाला। बहुत दिन से मैं हमारी बहन को परेशान कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था, तो उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था, तो उसका उसने गला और हाथ ब्लेड से रेत दिया है। ये कहाँ पे घटना हुई है? ये गणेशगंज में घटना हुई है। ये आपके घर में कैसे वो घुस गया है? वो बगल में पान की दुकान है, एक चाय पान की, वहाँ बैठा था। वहाँ वो कम से कम 2 घंटे से बैठा था, 1.5 घंटे से, और जब वो घर में कोई नहीं था, उसने देखा मौका पाके वो घर में घुस गया। घटना 5 दिसंबर की है, जहां मिर्जापुर के कटरा कोतवाली इलाके में वारदात के बाद से सनसनी फैली है। गुस्साए हिंदू संगठन और स्थानीय लोग मशाल जुलूस निकालकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने फरार आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। घर घर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीमें शहर के संवेदनशील इलाकों में दबिश दे रही हैं, क्योंकि पुलिस को शक है कि आरोपी आसपास के क्षेत्रों में ही कहीं छिपा हो सकता है। तो देखिए यहाँ घर में है नहीं ना? सर हम निकलते ही नहीं, हम लोग कोई बात नहीं। आपके यहाँ आपके घर में जो 2 लोग हैं ना, उनके दोस्त है। हम तो उसको जान भी नहीं करते सर, आपका दोस्त है। बताया भाई, पीछे बताया तब ना हम आपके घर आए। हालांकि मामले में पुलिस ने पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब आरोपी सैफ के जानने वाले 7 रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, जिनमें आरोपी सैफ का जीजा रुस्तम खान और गुलाम साबिर, उसकी बहन शमायरा और शायरा, आरोपी सैफ का चाचा कल्लू उर्फ निजामुद्दीन और मुन्ना उर्फ बदरुद्दीन समेत सैफ का दोस्त वारिस उर्फ गोलू शामिल हैं। क्षेत्र कटरा में दिनांक 5/12/25 की घटना के संबंध में 2 अभियुक्तों को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। विवेचना के क्रम में 7 और अभियुक्तों को, जो अभियुक्त अब्दुल के परिवारजन एवं संबंधित हैं, घटना में संलिप्तता पाए जाने पर कठोरतम धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। गहनता से विवेचना की जा रही है। अग्रिम कठोरतम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। हमले में बुरी तरह घायल युवती का वाराणसी के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता और आरोपी युवक एक दूसरे को करीब 1 साल से जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी। इसी तनाव की वजह से आरोपी सैफ ने युवती पर जानलेवा हमला किया और फरार हो गया। वहीं फरार आरोपी सैफ के घर राजस्व विभाग की टीम भी पहुंची, जहां उसके मकान की नपाई की गई। माना जा रहा है कि सैफ के घर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। इस समय हम मौजूद हैं कुरैश नगर रामबाग के सैफ के मकान पे, जो आरोपी है, जिन्होंने ब्लेड से युवती पर ऊपर फ्राइडे की रात को हमला किया था। राजस्व की टीम आई हुई थी और ये उनका मकान है। आप देख सकते हैं मकान की नापी जोखी किया गया है। राजस्व की जो टीम नापी करके गई है मकान का, संभवतः यह है कि बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन मामले में एक्टिव हो गया है। हालांकि परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। परिवार वालों की मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई, आश्वासन केवल मिल रहा है। लड़की की हालत अभी नाजुक ही है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई और ठोस जो है जवाब मिल नहीं पाया है। लेकिन आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द मुजरिम पकड़ा जाएगा। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को लेकर सीएम योगी पूरी तरह से सख्त है। ऐसे में पुलिस आरोपी की चप्पे चप्पे पर तलाशी कर रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर बारामूला में पुलिस ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैंपस से 2 लोगों को पकड़ा है। उनके पास से हेरोइन जैसा कुछ सामान बरामद किया गया है और पुलिस के मुताबिक एक खास इनपुट के बाद पुलिस ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पार्किंग जोन में छापेमारी की थी। और एक गाड़ी की तलाशी के दौरान पुलिस को 964 ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है।
वहीं साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों लोग त्रिकंचन बोनियर के रहने वाले हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं बारामूला के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की लीडरशिप में ये ऑपरेशन चला और इसमें बारामूला के एसएचओ के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच इलाके के लोगों ने समय पर कार्रवाई और सफल ऑपरेशन के लिए बारामूला पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। तो बारामूला के एक इलाके से एक्शन करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। उनके पास से हेरोइन जैसा एक सामग्री बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि पार्किंग के कार में यह हेरोइन जैसा सामग्री छुपाकर रखा गया था। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में फरार चल रहे दोनों आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा का लुकआउट नोटिस सामने आया है। दोनों ही लूथरा ब्रदर्स बर्च बाय रोमियो लेन क्लब के ओनर हैं और हादसे के बाद 7 दिसंबर से फरार चल रहे हैं। 7 दिसंबर को ही क्लब के ओनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। उससे पहले सुबह 5:30 पर ही लूथरा ब्रदर्स फरार हो गए थे। दोनों ही भाई थाईलैंड के फुकेट में हैं, जिसका लोकेशन पता लगाने के लिए अब इंटरपोल की मदद ली जा रही है। इधर अग्निकांड की जांच तेज कर दी गई है। गोवा पुलिस की टीम ने दिल्ली से रविवार को भरत कोहली नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। भरत दिल्ली में बैठकर बर्च बाय रोमियो लेन के सारे क्लब्स का मैनेजमेंट देखता था। इधर गोवा में भारी एक्शन जारी है। एक तरफ जांच कमेटी क्लब के स्टाफ से पूछताछ कर रही है, तो वहीं पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एसडीएम ने गोवा के सभी नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, बार, इवेंट वेन्यू और ऐसी जगह जहां पर अगले 7 दिनों तक इंटरनल सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है। और गोवा के एक क्लब में अग्निकांड के बाद एक्शन में आए प्रशासन ने यूपी के गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में रोमियो लेन फूड चेन के साथ ही 102 रेस्टोरेंट और कई बार्स पर जांच की। फायर और एक्साइज विभाग की टीम ने एनओसी और अन्य मकानों की और दूसरे जो मानक हैं, तय मानक है, उनकी भी जांच की गई और सभी के पास से फायर एनओसी मिली है। टीम ने रेस्टोरेंट में आने जाने के रास्ते, लोगों के बैठने की क्षमता, सुरक्षा उपकरण, मानकों की जांच रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी है। वहीं कुछ खामियां मिलने पर दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो नोएडा में भी पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। गोवा में हुए अग्निकांड के बाद से नोएडा में मौजूद रेस्टोरेंट और दूसरे फूड चेन्स पे जाकर देखा गया है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, एनओसी है या नहीं, एग्जिट और एंट्री कैसी होती है, सिटिंग कैपेसिटी कहां पर है, किस तरह से अगर कोई भी अनहोनी होती है तो ऐसे में रेस्क्यू किया जाएगा, जो भी कस्टमर मौजूद रहेगा। इन तमाम चीजों को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो प्रशासन को सौंप दी गई है और जहां पर भी कोई खामियां मिली है उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी को पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी सतना के रामपुर बघेलान थाना पुलिस ने की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ऑपरेशन चलाकर पंकज सिंह के घर में छापेमारी की, जहां से 46 किलो गांजा बरामद किया गया। अनिल ने पूछताछ में बताया कि यह गांजा अनिल बागरी और उसके बहनोई का है और इसके बाद पुलिस ने अनिल और उसके साथी पंकज को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट ने 19 दिसंबर तक जेल भेज दिया है। प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह को भी यूपी की बांदा पुलिस ने 3 दिसंबर को गिरफ्तार किया है। और भाई और बहनोई की गिरफ्तारी के बाद अब राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के ऊपर कांग्रेस ने हमला करना शुरू कर दिया है। नशे के जाल में फंसा मंत्री का परिवार। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री का सगा भाई गिरफ्तार। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? जैकेट से अपना मुंह छिपा रहा ये है एमपी का ड्रग तस्कर अनिल बागरी। इसके साथ हथकड़ियों में जकड़ा हुआ दूसरा शख्स है पंकज सिंह। सतना पुलिस ने दोनों को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जो शख्स जैकेट से अपना मुंह छिपा रहा है उसकी पहचान केवल ये नहीं है कि वो तस्करी के आरोप में पकड़ा गया है, बल्कि वो मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का सगा भाई है। भाई की गिरफ्तारी की खबर पर मंत्री महोदया उखड़ी हुई हैं।
मैम आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? मंत्री महोदया की झुंझलाहट इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे ड्रग रैकेट में प्रतिमा बागरी के परिवार से ये दूसरी गिरफ्तारी है। ये पूरा कनेक्शन हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए जो शख्स अपना मुंह छिपा रहा है, आखिर उसे क्यों और कैसे पकड़ा गया है। 7 और 8 दिसंबर की रात पुलिस ने पंकज सिंह के घर पर दबिश दी। पंकज सिंह के घर से 46 किलो गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में पंकज ने बताया कि गांजा राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी और बहनोई शैलेंद्र सिंह का है। शैलेंद्र सिंह को यूपी की बांदा पुलिस 3 दिसंबर को गिरफ्तार कर चुकी है। अनिल बागरी ने जो गांजा पंकज सिंह के घर छुपाया था, उसकी कीमत 9,22,000 रुपए है। थाना रामपुर बघेलान क्षेत्र अंतर्गत जो भरौगा गांव है, उसमें पंकज सिंह बघेल पिता सत्येंद्र सिंह प्रताप सिंह बघेल जो अपने मकान के सामने एक टीन शेड में जो है धान की बोरियों के नीचे जो है 4 बोरियों में गांजा छुपा करके रखा था। उसे मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई और बोरियों में से 12 पैकेट जो है गांजे के प्राप्त किए गए, जिनका कुल वजन 46 किलो 134 ग्राम है, जिसकी कुल कीमत 9,22,680 रुपये पाई गई है। आरोपी के विरुद्ध जो है 8/20 NDPS एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया जा करके प्रकरण अनुसंधान में लिया गया है कि यह गांजा जो है अनिल बागरी पिता जयप्रताप बागरी एवं शैलेंद्र सिंह राजावत से प्राप्त किया गया था, जिनके विरुद्ध भी 8/20 एवं 29 NDPS एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। नहीं, अभी इसको प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। इसके खिलाफ अभी जो है कार्रवाई चालू है, अनुसंधान में है। अब तक की जांच में सामने आया है कि अनिल और शैलेंद्र लंबे समय से गांजा तस्करी के धंधे में साझेदार थे। ये पहली बार नहीं है जब प्रतिमा बागरी के परिवार से जुड़े लोग तस्करी के जाल में फंसे हैं। प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह कछवाहा पर पहले भी गांजा और शराब तस्करी के कई केस दर्ज हैं। शैलेंद्र सिंह को सतना पुलिस पहले भी नशीले कफ सिरप की तस्करी में गिरफ्तार कर चुकी है। शैलेंद्र के मोबाइल से 5.5 करोड़ रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ था। बांदा पुलिस ने भी 10 किलो से ज्यादा गांजा और अवैध हथियार बरामद किए थे। जब एक राज्य मंत्री के परिवार को लेकर इतने संगीन आरोप लग रहे हों, तो उस पर सियासत होना लाजमी है। इसलिए अनिल बागरी की गिरफ्तारी के साथ ही कांग्रेस हमलावर हो गई है। प्रतिमा बागरी मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री हैं। प्रतिमा बीजेपी महिला मोर्चा के महामंत्री रह चुकी हैं। प्रतिमा के पिता जयप्रताप बागरी और मां कमलेश बागरी दोनों पंचायत सदस्य रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रतिमा ने कांग्रेस के कल्पना वर्मा को 36,000 से ज्यादा वोटों से हराया था।